क्रेमलिन में अब यह डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पूरी तरह से गतिरोध में फंस गया है और इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि उसने अपनी मध्यस्थता की कोशिशों को रोक दिया है। इसी बीच मॉस्को में यूक्रेन युद्ध के कूटनीतिक समाधान पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। रूसी पक्ष का कहना है कि संघर्ष का अंतिम परिणाम समझौते पर आधारित हो सकता है और रूस कथित तौर पर इसी समझौते की अपील कर रहा है। और अब पश्चिमी मीडिया के सूत्रों का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां या तो युद्ध समाप्त करें या फिर स्टालिन की तानाशाही और युद्ध में बड़े पैमाने पर हताहतों की ओर बढ़ें। मेरा नाम एलेक्से पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोम का ऐसे बोलो कि वे सुन सकें। 3 बार जोर से हुर्रा बोलो, 3 बार, 3 बार, हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा। तो व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन की यात्रा के बाद मॉस्को में अचानक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के कूटनीतिक समाधान की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई। रूसी पक्ष का कहना है कि संघर्ष का अंतिम परिणाम कथित तौर पर समझौते पर ही आधारित हो सकता है। इसी समय रूस में अपने हितों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता पर जोर देना जारी है। इस तक की घोषणा रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उर्फ पागल भोड़ा ने की। उन्होंने कहा कि मॉस्को समझता है कि तथाकथित, जैसा कि वे कहते हैं, यूक्रेनी संकट का अंतिम समाधान समझौते का परिणाम होगा। उनके अनुसार इसका प्रमाण रूस के नेतृत्व की स्थिति भी है, जो वार्ता के रास्ते के साथ साथ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की भी अनुमति देता है। माफ कीजिए, मैं लावरोव का एक उदाहरण दूंगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने हाल ही में अमेरिका के साथ हमारे यूक्रेन संकट पर हुई वार्ताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे पास एक सिद्धांतगत रुख है और हम इसे या तो बातचीत के जरिए या फिर विशेष सैन्य अभियान के दौरान हासिल करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि अंतिम समाधान समझौते का परिणाम होगा, जैसे कि कोई भी मामला जो किसी न किसी तरह कई देशों को शामिल करता है। लेकिन यहां व्लादिमीर व्लादिमीरोविच गंजे तानाशाह के लिए समस्या यह है कि बातचीत त्रिपक्षीय है और फिलहाल रुकी हुई है सब कुछ। आज मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि हमें रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध समाप्ति को लेकर इन वार्ताओं को जारी रखने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि इनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, हम बस गोल गोल घूम रहे हैं, बस सब कुछ, फिर हम इस पर समय क्यों बर्बाद करें। आगे लावरोव ने फिर से यह बात दोहराई कि रूस के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हित वैध है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मॉस्को राज्यों की समानता का समर्थन करता है और हस्तक्षेप नहीं करता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और मानवाधिकारों समेत भाषाई धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, जब रूसवासी, ये जंगली गंदे लोग कहते हैं कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो फिर आप यूक्रेन में दखल देने क्यों गए? आप किस हक से दखल दे रहे थे? डोनबास के बारे में कुछ कह रहे थे, गरिमा की क्रांति मैदान, जिसे आप लोग सरकारी तख्ता पलट कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। किस हक से आप दखल दे रहे थे? दूसरी देश के आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहे थे? आप हैं कौन? आप तो बस जंगली लोग हैं। इसलिए यह बहुत हास्यास्पद है जब लावरोव, ये बेकाबू घोड़ा, कहता है कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का समर्थन करते हैं। तो लावरोव के शब्दों में रूस इन्हीं हितों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से जायज मानता है। उसने ये नहीं बताया कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए कैसा समझौता मानता है। लेकिन अचानक ऐसी बयानबाजी क्यों? और आज ब्लूमबर्ग लिखता है कि मोर्चे पर सफलता की कमी, बढ़ते नुकसान, यूक्रेनी ड्रोन के लगातार सफल हमले और अर्थव्यवस्था में संकट, जो कि खुफिया एजेंसियों की मांग पर बार बार इंटरनेट बंदी के साथ चल रहा है, ये सब रूस के नेतृत्व के प्रतिनिधियों को आखिरकार उस युद्ध को लेकर ज्यादा यथार्थवादी नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहे हैं जो वे लड़ रहे हैं। समाज में जो बेचैनी दिखने लगी है, उसे अभिजात तबके के कई प्रतिनिधि भी महसूस कर रहे हैं। उच्च वर्ग, जिनमें कुछ उच्च पदस्थ क्रेमलिन अधिकारी भी शामिल हैं, मानते हैं कि यह संघर्ष गतिरोध में फंस गया है और इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।
ब्लूमबर्ग के एक सूत्र के अनुसार व्लादिमीर पुतिन युद्ध जारी रखने का इरादा रखते हैं। आखिर वो तो खूनी पिशाच है और उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वो इस युद्ध को साल के अंत तक अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहेंगे, जिसमें डोनबास पर पूरा नियंत्रण पाना शामिल है। पुतिन यूरोप से ऐसा सुरक्षा समझौता चाहेंगे जिससे मॉस्को की क्षेत्रीय विजय सुनिश्चित हो जाए। यहां दिलचस्प बात यह है कि पुतिन, जैसा कि आपने ध्यान दिया, अब कई हफ्तों से पुतिन और उनका पूरा दल यह कह रहा है कि वे यूरोप के साथ बातचीत करना चाहते हैं। वे गेरहार्ड श्रोइडर, एंजेला मर्केल को यूरोप की ओर से प्रतिनिधि या मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। पर क्यों? अमेरिकियों ने कहा, जाओ बाहर में, तुम गंदे जंगली लोग हो, तुमसे बातचीत नहीं हो सकती। पुतिन अचानक कहते हैं, हम यूरोपियों से बात करने को तैयार हैं। कुछ यूरोपीय राजनयिकों ने ब्लूमबर्ग से कहा कि उन्हें रूसी सत्ता के गलियारों में माहौल बहुत निराशाजनक लगता है। युद्ध के मैदान पर स्थिति गतिरोध में पहुंच गई है और यूक्रेनी ड्रोन न केवल लगातार तेल प्रसंस्करण और निर्यात करने वाले कारखानों के काम में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि उन्होंने युद्ध को मॉस्को तक भी पहुंचा दिया है। मैं याद दिला दूं, 17 मई की रात को लगभग 600 ड्रोन ने युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को क्षेत्र पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें ऊर्जा से जुड़े ठिकानों और रक्षा उद्योग के कारखानों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि शेरेमेतिएवो एयरपोर्ट भी। और अब ड्रोन से इतना डरते हुए कि उनके घुटने कांपते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तरह से क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया है। अब वे केवल मॉस्को क्षेत्र और पीटर्सबर्ग में ही सार्वजनिक रूप से दिखते हैं, जो वायु रक्षा प्रणालियों से सबसे सुरक्षित है। यूक्रेनी सेना के हमलों के बढ़ने के बीच देश में उनकी आवाजाही में रुकावट अब 196 दिनों तक बढ़ गई है। 196 दिन। पुतिन केवल मॉस्को, पीटर्सबर्ग और मॉस्को क्षेत्र में कहीं न कहीं ही बंकर से बाहर आते हैं। कोविड महामारी में भी ऐसा नहीं हुआ था। कोविड के दौरान भी पुतिन अक्सर क्षेत्रों में दिखते थे, लेकिन अब 196 दिनों से वो बाहर जाने से डर रहे हैं। फिर भी क्रेमलिन के तानाशाह डोनबास पर कब्जे की महत्वाकांक्षा बनाए हुए है। सैन्य कमान ने उन्हें शरद ऋतु तक पूरा होने का विश्वास दिलाया है। इस पर फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था, रूसी सेना की प्रगति सिर्फ रुक नहीं गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी के मुताबिक जनवरी में रूसी सेना के लिए स्टारलिंक टर्मिनल बंद होने के बाद यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त कराया। यूक्रेनी इकाइयां अब पहले से कहीं ज्यादा बार जवाबी हमले कर रही हैं, जिनमें ड्रोन, जिनमें जमीन पर चलने वाले ड्रोन भी शामिल हैं, पैदल सेना के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल सैनिकों की कभी से बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब सेना 2025 जैसी पूरी तरह रक्षात्मक नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव ने इस हफ्ते कहा कि यूक्रेन ने दुश्मन के हमले की रफ्तार काफी धीमी कर दी है और फिर से पहल हासिल कर रहा है। वो सेना में ज्यादा लोगों की भर्ती के लिए सुधारों की तैयारी कर रहे हैं, यानी लामबंदी अलग तरीके से होगी। फिर भी यूक्रेन में जबरन भर्ती अब भी बहुत अलोकप्रिय है, क्योंकि देश युद्ध के पूर्ण पैमाने वाले चरण के 5वें साल से थका हुआ है। यह प्रस्ताव है कि सैनिकों का वेतन बढ़ाया जाए सबसे पहले, पैदल सेना की संख्या बढ़ाने के लिए, और नए रंग रूटों को आकर्षित करने के अन्य तरीके भी खोजे जाएं। साथ ही सेना की तैनाती की प्रभावशीलता बढ़ाई जाए और ड्रोन, जिसमें जमीन पर चलने वाले ड्रोन भी शामिल हैं, के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। सबसे दिलचस्प यह है कि अब रूसी सैन्य संवाददाता भी लामबंदी की मांग नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। यूक्रेन की सेनाएं कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे ड्रोन की मदद से अग्रिम मोर्चे को नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे सैनिकों का बड़े पैमाने पर आना सिर्फ नई भारी हानि का कारण बनेगा, लेकिन मोर्चे को तोड़ने में मदद नहीं करेगा। और अब सर्वव्यापी ड्रोन ने यहां तक कि घुसपैठ की रणनीति को भी अप्रभावी बना दिया है, जिसकी मदद से रूसी सैनिक पिछले साल से समूहों में आमतौर पर 2-2 लोगों के यूक्रेनी रक्षा की सेंधों से घुसपैठ करते थे, लेकिन इस दौरान हमले में जाने वाले 90% तक सैनिकों को खो देते थे। इसी पृष्ठभूमि में क्रेमलिन में अचानक कथित तौर पर समझौते के लिए तैयार होने की बात होने लगी। यहां विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।